प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ व्यवस्था या संघात्मक प्रणाली को क्यों अपनाया गया, इसके कारण, संघात्मक व्यवस्था के लक्षण और अमेरिका में केंद्रीय सरकार शक्तिशाली क्यों होती जा रही है, इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। अर्थात आज की वीडियो में हम संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संघात्मक शासन प्रणाली है या संघवाद है या संघ व्यवस्था है, इसके बारे में 3 बातों पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका में संघवाद क्यों अपनाया गया, कौन सी परिस्थितियां ऐसी थी जिनकी वजह से वहां संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, एक बात। दूसरी बात, संघ व्यवस्था के क्या लक्षण हैं, और तीसरी बात, अमेरिका में जो 2 प्रकार की सरकारें हैं, क्योंकि वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है तो 2 प्रकार की सरकारें होगी, केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकारें। तो अमेरिका में केंद्रीय सरकारें शक्तिशाली क्यों होती जा रही हैं, इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा है अमेरिका में संघ व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। अमेरिका में संघ व्यवस्था, कारण मतलब संघ व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, एक बात। दूसरी बात, संघात्मक व्यवस्था के लक्षण, और तीसरी बात, केंद्रीकरण के कारण मतलब केंद्रीय सरकार शक्तिशाली क्यों होती जा रही है, इसके कारणों पर चर्चा करेंगे, जिसे कि केंद्रीकरण कहा जाता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि वास्तविक रूप में अमेरिका के अंतर्गत शक्तियां केंद्रीय सरकार में सिमटती जा रही हैं, मतलब केंद्रीय सरकार राज्यों के बनिस्पत ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही हैं। इसके कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लास अपलोड करते हैं, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो तो सर्वप्रथम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिएगा भाई, अमेरिका के फेडरल सिस्टम के ऊपर भी किसी न किसी रूप में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित। और मैंने इस रूप में यहाँ ये लेक्चर तैयार किया है कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं निकलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझें कि संघ व्यवस्था होती ही क्या है, हैं? वैसे हमने संघात्मक शासन और एकात्मक शासन के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। वो इसलिए किया कि जब आप पॉलिटिकल थ्योरी को समझना चाहते हैं तो इसमें एकात्मक शासन और संघात्मक शासन को समझना निहायत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने पहले ही संघात्मक शासन और एकात्मक शासन को आपको समझा दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ मैं ज़्यादा व्यापक बात नहीं करूँगा यहाँ तो, क्योंकि हम केवल अमेरिका की संघ व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बस इतना कहूँगा कि संघात्मक शासन प्रणाली कहते किसे हैं या संघ व्यवस्था होती क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर, क्या कि संघात्मक शासन किसे कहते हैं। संघात्मक शासन उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। अर्थात जब किसी भी देश के अंतर्गत, नोट कीजिएगा, जब किसी भी देश के अंतर्गत, यहाँ मैं एक अमेरिका की बात नहीं बोल रहा हूँ जहाँ कहीं भी संघात्मक शासन प्रणाली है जब किसी देश के अंतर्गत संविधान के द्वारा सीधा ही केंद्र और राज्य सरकारों को शक्तियां सुपुर्द कर दी जाती हैं तो इसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ यह है कि संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्रीय सरकार, दूसरी प्रांतों की सरकारें। मतलब मूल भावार्थ इसका ये होगा संघात्मक शासन प्रणाली का कि संघात्मक शासन प्रणाली में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं और यहाँ संविधान के द्वारा सीधा ही केंद्रीय और राज्य सरकारों को शक्तियाँ सुपुर्द कर दी जाती हैं, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान केवल केंद्र को शक्ति देता है और केंद्र राज्यों को देता है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली, मैंने देखो डायग्राम बनाया, संविधान, फिर यहाँ पर तीर के निशान से केंद्र और ये राज्य। इसका मतलब संविधान के द्वारा केंद्र को शक्तियां दी जा रही हैं और संविधान के द्वारा ही राज्य को शक्ति दी जा रही है। तो जब किसी भी देश में संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों को शक्तियां सुपुर्द की जाती हैं तो इसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। अर्थात जब किसी देश के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही
केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है तो इसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। तो अमेरिका में भी संघात्मक शासन प्रणाली है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। एकात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं? एकात्मक शासन प्रणाली उसे कहते हैं जब किसी देश में संविधान के द्वारा सीधा ही एक अकेली केंद्रीय सरकार को सारी शक्तियाँ सुपुर्द कर दी जाती हैं और केंद्रीय सरकार यदि चाहे तो अपनी सुविधा के लिए स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियां सुपुर्द कर सकती है, मगर वह केंद्रीय सरकार शक्तियां वापस भी ले सकती है। जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार राज्य की सरकारों को नहीं छीन सकती है। हाँ, इनकी शक्तियों में कमी या वृद्धि की जा सकती है, परंतु इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, इतना जरूर रखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया, उस शक्तियों के बंटवारे के लिए गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। अभी मैंने शुरुआत ही नहीं की ये बात, तो क्या गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया जाता है। अमेरिका में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका मतलब ये है कि संघ की शक्ति मतलब केंद्र की शक्तियों तो जो है गिना दी गई हैं कि भी ये केंद्र का होगा। जैसे विदेश नीति से संबंधित जो शक्ति है वह केंद्र की होगी, समझ रहे हैं? यानी मतलब विदेशों से संधियां केंद्रीय सरकार करेगी, राज्य सरकारें संधियां नहीं कर सकती हैं, समझ रहे हैं? यानी तो मतलब विदेश नीति से संबंधित जो शक्ति है वो केंद्र की है। तो इस तरह की शक्ति गिना दी गई है। तो अमेरिका में संघ की शक्ति मतलब केंद्र की शक्ति तो गिना दी गई है, बाकी बचा हुआ किसका है? राज्यों का है। इसे कहते हैं गणना और अवशेष का सिद्धांत। जब वास्तव में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो उसमें केंद्र की शक्तियों की गणना करा दी जाती है, बाकी बचा कुचा राज्यों को दे दिया जाता है। इसे ही कहते हैं गणना और अवशेष का सिद्धांत। क्या भारत में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा करने के लिए गणना और अवशेष का सिद्धांत ही अपनाया गया है? नहीं, हमारे यहाँ तो संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप में केंद्र और राज्य की शक्तियों को गिना दिया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब शुरुआत करते हैं हम। मैंने यहाँ अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस वीडियो में मैंने सारी महत्वपूर्ण बातें नोट कर दी हैं और आप ये कंप्लीट वीडियो यदि समझ जाते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको संघ व्यवस्था में कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। देखिएगा मैंने प्रारंभ में लिखा है विश्वविख्यात। इसका मतलब क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संघ व्यवस्था है वह विश्व प्रसिद्ध व्यवस्था है। वास्तव में पूरी दुनिया में जहां कहीं भी संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, वास्तव में किसी न किसी रूप में अमेरिका का अनुकरण किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता है, उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली का या संघ व्यवस्था का जन्मदाता कहलाता है। तो इसलिए चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जहाँ कहीं भी हैं, किसी न किसी रूप में अमेरिका की संघ व्यवस्था से प्रभावित हुए हैं। हमारे यहाँ भी तो जो है फेडरल सिस्टम है, ठीक है, एकात्मकता की तरफ झुकाव ज़्यादा है, केंद्रीय सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाया हमारे संविधान निर्माताओं ने, लेकिन फिर भी सामान्य स्वरूप में हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि वास्तव में ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता है तो अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, ब्रिटेन संसदात्मक प्रणाली का जन्मदाता, अमेरिका संघात्मक प्रणाली का जन्मदाता है। नोट कीजिएगा यहाँ कितने ही प्रश्न बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक विद्वान है डायसी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की शासन प्रणाली के बारे में इसके आधार पर पता लगा सकते हैं कि वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है या नहीं। बड़ी आनंद भरी बात है ये। क्या? एक विद्वान है डायसी, वही डायसी जिन्होंने ब्रिटेन में विधि के शासन की अवधारणा दी थी, कानून के शासन की अवधारणा दी थी, जिन्होंने डायसी, है ना। डायसी ने संघ शासन के लिए 3 तत्वों को आवश्यक बतलाया है। ध्यान दीजिएगा। मतलब भाई अगर संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, डेफिनेटली ये तीनों लक्षण मौजूद होंगे। और किसी भी देश में यदि 3 लक्षण मौजूद हैं तो इसका मतलब वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है। ये 3 लक्षण नहीं है तो संघात्मक शासन प्रणाली नहीं मिलेगी। कैसे?
संघ शासन के लिए 3 तत्वों को आवश्यक बतलाया। संघ शासन के लिए मतलब संघात्मक शासन के लिए 3 तत्व अति आवश्यक हैं। यदि 3 तत्व नहीं है तो संघ व्यवस्था नहीं हो सकती। क्या क्या? नंबर 1 लिखित संविधान, मतलब संघात्मक शासन प्रणाली तभी अपनाई जाएगी जब वहाँ का संविधान लिखित होगा, क्योंकि संविधान लिखित नहीं होगा तो फिर शक्ति का बंटवारा कैसे किया जाएगा, है? जैसे आप देखिएगा, मैं उदाहरण दूँ आपको, ब्रिटेन की बात लेते हैं हम। ब्रिटेन का संविधान है, तो ब्रिटेन का संविधान क्या लिखित संविधान है? नो। कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान है तो मुझे बताइए, ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, संघात्मक शासन? एकात्मक शासन, यस एकात्मक शासन है, क्योंकि वहाँ का संविधान ही अलिखित है। आपसे पूछा जाए ब्रिटेन के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? एक भी अनुच्छेद नहीं है। वहाँ की जो शासन व्यवस्था उसका संचालन तो संवैधानिक परंपराओं के आधार पर होता है। यस, समझ गए? तो अमेरिका का संविधान लिखित है या नहीं? अमेरिका का संविधान लिखित है, जो कि 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू किया गया था। 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू किया गया था। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। ठीक है, लिखित संविधान है जिसमें कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान में। और इस संविधान में अभी तक केवल 27 संशोधन हुए हैं, है ना? सबसे पुराना लिखित संविधान है और इसमें कितने कम संशोधन हुए हैं। बड़ी विचित्र बात है, ये समझना है हमें। दूसरा, इसका जो संघ शासन का तत्व है वो है शक्तियों का वितरण। मतलब वास्तव में संघात्मक शासन के लिए जरूरी है कि दोनों प्रकार की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा हो। 2 प्रकार की सरकारें मीन्स केंद्रीय सरकार और प्रांतों की सरकारें, जिसे संघ की इकाई कहते हैं, घटक कहते हैं, प्रांत कहते हैं, राज्य कहते हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ ये, दूसरा तत्व डाइस ने बताया कि शक्तियों का वितरण जरूरी होता है वहाँ। अब मुझे बताइए, एकात्मक शासन प्रणाली में क्या शक्तियों का वितरण होता है? क्या ब्रिटेन में शक्तियों का वितरण है संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य में? नहीं, संविधान ने सारी शक्तियाँ केंद्र को दे दी हैं बस। तो शक्तियों का वितरण। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। मैंने यहाँ इतना ही लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, स्वतंत्र सशक्त एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र सशक्त एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, निश्चित। क्यों? क्योंकि अगर जो शक्तियों का वितरण किया गया है केंद्र और राज्य के मध्य, और इस शक्तियों को लेकर के विवाद हुआ तो इसका फैसला कौन करेगा? न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी तो होगा, है? अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो फैसला कौन करेगा? इसलिए स्वतंत्र सशक्त निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, अर्थात उस न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो संघ व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। अब मुझे बताइए, क्या ब्रिटेन का संविधान लिखित है? नो, अलिखित है। अमेरिका का संविधान लिखित है, तो अमेरिका में संघात्मक शासन है, ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। आगे बढ़े, शक्तियों का वितरण। क्या अमेरिका में शक्तियों का वितरण किया गया है या नहीं? किया गया है। आपके सामने संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य में शक्तियों का वितरण किया गया है, गणना और अवशेष के सिद्धांत के आधार पर। यस। और यहाँ देखिएगा आप, क्या ब्रिटेन में शक्तियों का वितरण है केंद्र राज्य के मध्य? नहीं, संविधान ने सारी शक्ति केंद्र को दे दी है। यस। तीसरा, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार। तो क्या ब्रिटेन में ऐसा है? नहीं है। अमेरिका में ऐसा है। तो ये तीनों तत्व अमेरिका के संविधान में मौजूद हैं, अमेरिका की शासन व्यवस्था में मौजूद हैं, इसलिए अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है, या अमेरिका की शासन व्यवस्था को संघ शासन प्रणाली कहा जा सकता है, क्योंकि ये तीनों तत्व मौजूद हैं। अब ये तीनों तत्व एक ऐसे मापदंड हैं जिसके आधार पर आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को समझ सकते हैं और इसके आधार पर बता सकते हैं कि यहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली है या संघात्मक शासन प्रणाली है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद में हमने इसके 3 पार्ट बनाए। ये तो मैंने सामान्य बातें बताई जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब मूल बात लेते हैं हम 3 पार्ट। क्या? कि अमेरिका में संघवाद क्यों, इसके कारण, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ व्यवस्था को या संघात्मक शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया है, क्या कारण है इसके, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी उनके सामने जिसकी वजह से वहां पर जो है संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, ध्यान दें। नंबर 1, स्थानीय स्वायत्त शासन और नागरिक प्रशिक्षण के लाभ प्राप्त होते हैं। मतलब वास्तव में संघ व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है
जिसमें एक तरफ तो स्थानीय स्वायत्त शासन के और दूसरी तरफ नागरिक प्रशिक्षण के लाभ प्राप्त होते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में संघ व्यवस्था के अंतर्गत ही जो प्रांत हैं उनकी स्वायत्तता सुरक्षित रहे और इसी के साथ में नागरिकों को जो है राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा। यदि एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाएगी तो इसमें यह लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ संघवाद को अपनाया गया। दूसरा, जब संविधान बनाया गया, अब ध्यान देंगे, जब संविधान बनाया गया, देखो ये बात तो ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 1787 ईस्वी में ये एक प्रकार का संघ बना था जिसमें केवल 13 इकाइयाँ थी उस समय। आज तो 50 राज्य हो गए हैं। जब संविधान बनाया गया, संविधान कब लागू हुआ? 4 मार्च 1789 को। तो देखिएगा, जब संविधान बनाया गया इसके सिवा और कोई उपाय ही नहीं था। मतलब जब संविधान का निर्माण किया गया उस समय संविधान निर्माताओं के सामने इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जो 13 इकाइयाँ थी, यदि एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाता तो वो इकाइयाँ संघ में सम्मिलित होती ही नहीं, और वो संघ में तब सम्मिलित होती जबकि उनको स्वायत्तता मिले, और स्वायत्तता किस में मिलेगी? संघ व्यवस्था में मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो इसमें जो इकाइयाँ हैं संघ की इकाइयों समय 13 इकाइयाँ, 13 उपनिवेश थे, ये मानेंगे आप, 13 इकाइयाँ थी, वो संघ में सम्मिलित इस शर्त पर हो रही हैं कि हमारी स्वायत्तता सुरक्षित रहे और बाहरी आक्रमण से भी सुरक्षा हो हमारी, क्योंकि बाहरी आक्रमण से जो है उपनिवेश हैं जो 13 इकाइयाँ अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे स्थिति में एक तरफ तो अपनी स्वायत्तता सुरक्षित रखना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ बाहरी आक्रमण से भी सुरक्षा चाहते हैं। तो ये दोनों जो है लाभ किस में मिल सकते हैं? केवल संघ व्यवस्था मिल सकते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली में नहीं मिल सकते हैं। इसलिए संघ व्यवस्था को अपनाया गया। तीसरा, अमेरिका की जनता शक्ति केंद्रीकरण को शंका की दृष्टि से देखती है। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के जो लोग हैं ना, वो वास्तविक रूप में शक्ति के केंद्रीकरण को शंका की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो उपनिवेश थे उनको तो जो है अलग अलग रहने की आदत है, स्वायत्तता की आदत है, स्वतंत्र रहने की आदत है, इसलिए एकात्मक शासन प्रणाली को परतंत्रता समझते हैं, जबकि संघात्मक व्यवस्था को वो स्वतंत्रता समझते हैं। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ, एकात्मक शासन को परतंत्रता समझते हैं। अमेरिका की जनता जो है ना, एकात्मक शासन को परतंत्रता समझती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो संघ की इकाइयाँ हैं वो स्वतंत्र रह ही नहीं सकती, और संघ व्यवस्था को वो क्या समझती हैं? स्वतंत्रता। इसलिए उन्होंने जो है संविधान निर्माताओं ने संघ व्यवस्था को अपनाया। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता वास्तविक रूप में एकात्मक शासन को परतंत्रता मानती थी और संघ व्यवस्था को ये मानती थी कि भाई इसमें हम स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इस कारण भी अमेरिका में संघ व्यवस्था को अपनाया गया या संघात्मक शासन प्रणाली को संविधान निर्माताओं ने अपनाया। चौथा, क्षेत्रफल की विशालता के कारण। भाई एक तो ऐसा राष्ट्र राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत विशाल हो, तो केंद्रीय सरकार पूरे राष्ट्र पर नियंत्रण निगरानी नहीं रख सकती है। ऐसी स्थिति में वहाँ शक्तियों को विभाजित करना पड़ेगा, 2 प्रकार की सरकारों की स्थापना करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार और प्रांतों की सरकारें। छोटा राष्ट्र राज्य है तो कोई बात नहीं, एकात्मक शासन प्रणाली सफल हो सकती है क्योंकि केंद्रीय सरकार निगरानी रख सकती है अपने देश की। लेकिन यदि विशाल क्षेत्रफल हो तो ऐसी स्थिति में जो है वास्तव में एकात्मक शासन प्रणाली सफल नहीं हो सकती। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वह विशाल है और विशाल क्षेत्र में वास्तव में संघात्मक शासन प्रणाली सफल हो सकती है। हाँ, इसका अपवाद है, जैसे चीन है, चीन में एकात्मक शासन ही है भाई, ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल है वो, अमेरिका से भी कहीं ज़्यादा, लेकिन अपवाद है ये। क्यों? क्योंकि वहाँ तो सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली अपनाई गई, लोकतांत्रिक प्रणाली तो उसको कह ही नहीं सकते हैं हम, जबकि अमेरिका में तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। तो इसका मूल कारण ये है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है, अपवाद की बात अलग है, बाकी विशाल क्षेत्र में जो है एकात्मक शासन प्रणाली सफल नहीं हो सकती है, संघात्मक शासन प्रणाली सफल हो सकती है। तो वहाँ अमेरिका में विशाल क्षेत्रफल होने के कारण भी संघ व्यवस्था को ही अपनाया गया है, इसका ये भी कारण है। और 5वां कारण है, संविधान निर्माण से पहले अनेक उपनिवेश राज्यों के रूप में विद्यमान थे। अर्थात जब संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय वास्तविक रूप में 13 उपनिवेश थे, 13 इकाइयाँ थी जो कि स्वतंत्र रूप में, अलग रूप में जो है राज्य के रूप में विद्यमान थे। अब जब ये एक संघ में सम्मिलित हो रहे हैं, तो वास्तव में इनको स्वतंत्र रहने की आदत पड़ चुकी थी। तो इसलिए ये एकात्मक शासन को स्वीकार नहीं कर सकते थे। क्यों? एकात्मक शासन में तो इनके हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं फिर, इसलिए ये संघ व्यवस्था को ही पसंद कर रहे थे कि एक तरफ हमारी जो है स्वायत्तता भी बची रहे और दूसरी तरफ जो है बाहरी
आक्रमणों से हमारी सुरक्षा भी हो सके। तो इस कारण भी अमेरिका में संघ व्यवस्था को अपनाया गया। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को, संघ व्यवस्था को या संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया था। ये 5 कारण थे, आप नोट कीजिएगा। एग्जाम में इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। और मैंने बहुत प्रयास किया है कि मेरे विद्यार्थी को मैं एक से एक नई से नई बातें बताऊं जिनकी जानकारी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नहीं होती है, क्योंकि मेरा मूल लक्ष्य ये है कि मेरा सब कुछ मेरे विद्यार्थियों के लिए है। मैं जितना भी प्रयास कर रहा हूँ मेरे विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूँ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बस इसका एक पार्ट हो गया। अब ध्यान दें, यहाँ मैंने डायग्राम आपको समझाई दिया है। संविधान, केंद्र, राज्य, गणना, अवशेष। मतलब जब संविधान के द्वारा सीधा एक केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, संविधान दे रहा है शक्ति, बंटवारा कर दिया जाता है। मतलब जब संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है तो उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। और अमेरिका में शक्तियों का बंटवारा गणना और अवशेष के सिद्धांत के आधार पर किया गया। गणना अवशेष के सिद्धांत का मतलब होता है संघ की शक्तियों को, केंद्र की शक्तियों को गणा दिया गया है, बाकी बचा हुआ राज्यों को दे दिया गया है, बाकी बचा हुआ राज्यों को दे दिया गया है। जैसे मान लीजिएगा ये लिख दिया गया है कि विदेश नीति से संबंधित जो शक्ति होगी वो केंद्र की होगी। और मान लीजिएगा जैसे सड़क बनाने से संबंधित जो शक्ति है वह राज्यों की है, तो ये छोड़ दिया गया है, यहाँ नहीं लिखा गया है। परंतु अब देखो वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि वास्तविक में सड़क बनाने की जो शक्ति है वो है तो राज्य की, लेकिन अब केंद्र के हाथों में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि केंद्रीय सरकार ने ये प्रयास किया था कि भाई पूरे अमेरिका में जो है सड़कों का जाल बिछाया जाए, तो राज्यों ने बिल्कुल मना नहीं किया, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं होते हैं, तो इसलिए राज्यों ने इसका कोई विरोध नहीं किया और जो है केंद्र ने सड़कों का जाल बिछाया वहाँ अमेरिका के अंतर्गत। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि राज्य की जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार यदि लेती है, उनके ऊपर कानून बनाती है, तो राज्य सरकारें मना भी नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था, आर्थिक दृष्टि से ये कमज़ोर होते हैं। इस कारण जो है केंद्र उन शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। ठीक है। दूसरा पार्ट है अमेरिका में संघ व्यवस्था के लक्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है उसकी क्या लक्षण है, मतलब संघ व्यवस्था के क्या लक्षण है। अब इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम पूछ लिया जाता है किसी न किसी रूप में, तो मैं सारी महत्वपूर्ण बातें आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 6 में, 7 ही तो अनुच्छेद है बस, केवल अनुच्छेद 6 में स्पष्ट रूप में कहा गया है, क्या कहा गया है कि वास्तविक रूप में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून संविधान होगा। अर्थात अमेरिका में कांग्रेस किसी प्रकार का कोई कानून बनाती है तो वह संविधान के अनुरूप होगा, और संविधान के अनुरूप नहीं होगा तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी। तो अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है? ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं है, संसद की सर्वोच्चता है। संसद ब्रिटेन में किसी विषय पर कैसा भी कानून बना सकती है। जैसे डी लॉलमे ने कहा ना कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है, स्त्री को पुरुष हो, पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है, बस बाकी सब कुछ कैसा भी कानून बना सकती है। वहाँ की संसद दीदी कानून बनाए कि ब्रिटेन में जितने भी नीली आंखों वाले लोग हैं उन सबको गोलियों से भून दिया जाए, तो भी वहाँ पर जो है न्यायपालिका उसको जो है रोक नहीं सकती है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कौन है सर्वोच्च? संविधान की सर्वोच्चता है, मतलब संविधान सर्वोच्च कानून है। ठीक है। दूसरा है दोहरी नागरिकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिएगा। वास्तव में संघ व्यवस्था के लिए ये भी एक जरूरी बात है कि भाई वहाँ नागरिकता दोहरी हो। अर्थात संघात्मक व्यवस्था का दूसरा लक्षण होता है कि वहाँ पर नागरिकता दोहरी होनी चाहिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक संघ की नागरिकता है, दूसरी जिस राज्य का वह निवासी है, जिस प्रांत का वह निवासी है उसकी नागरिकता। मतलब एक व्यक्ति को 2 नागरिकता प्राप्त होंगी, एक तो जिस राज्य का निवासी है उस राज्य की नागरिकता, और दूसरी केंद्र की नागरिकता, मतलब संघ की नागरिकता, संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता कह दीजिएगा। तो एक तो केंद्र की नागरिकता होगी, संघ की नागरिकता, और दूसरी जो है प्रांत की नागरिकता होगी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है संघात्मक व्यवस्था का दूसरा लक्षण दोहरी नागरिकता, कि वहाँ पर जो है एक व्यक्ति को 2 नागरिकताएं प्राप्त हैं, एक प्रांत की या राज्य की और दूसरी संघ की। ठीक है, केंद्र की। हाँ, मतलब जैसे मैंने लिखा ना केंद्र राज्य, तो एक नागरिकता तो राज्य की होगी जिस राज्य का निवासी होगा, और दूसरा केंद्र की हो जाएगी, संघ की हो जाएगी, राष्ट्र की हो जाएगी। तो दोहरी नागरिकता है। अच्छा, इसमें एक बात देखो, अब यहाँ भी एक अपवाद है। जैसे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था तो है, परंतु भाई यहाँ क्या दोहरी नागरिकता है? नहीं, इकहरी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक अपवाद और बताऊँ आपको, जैसे स्विट्जरलैंड है,
तो स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन ना वहाँ एक हरी नागरिकता है, ना दोहरी नागरिकता है, तिहरी नागरिकता है। किस किस की है? एक संघ की है, एक कैंटन की है, एक संघ की, दूसरी कैंटन की और तीसरी नगर पालिका की है। 3 नागरिकताएं होंगी स्विट्जरलैंड में। तो आपको आदि मैंने बता दिया है, आप नोट कीजिएगा, शायद सुना नहीं होगा आपने कि स्विट्जरलैंड में एक व्यक्ति को, एक नागरिक को 3 नागरिकताएं प्राप्त है। यस, 3 नागरिकताएं हैं वहाँ पर, 3 नागरिकताएं, नोट कीजिएगा। तीसरा लक्षण है स्वतंत्र व सशक्त न्यायपालिका। संघात्मक व्यवस्था का तीसरा लक्षण ये है कि वास्तविक रूप में संघ व्यवस्था में जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा किया जाता है संविधान के द्वारा, हो सकता है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों को लेकर के विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, संघर्ष हो जाए, फिर फैसला कौन करेगा? संघ व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। इसलिए संघ व्यवस्था में स्वतंत्र व सशक्त न्यायपालिका की व्यवस्था भी की जाती है। निश्चित निश्चित निश्चित। भारत में है कि नहीं? भारत में स्वतंत्र व सशक्त न्यायपालिका है। अमेरिका में है या नहीं? अमेरिका में भी है। अच्छा, चौथा है, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है ये, राज्यों के अपने संविधान। अब देखिएगा, संघ व्यवस्था का अमेरिका में जो चौथा लक्षण है वह है राज्यों के अपने संविधान। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ये राज्य हैं ना भाई, इन राज्यों के अपने अलग अलग संविधान है। कैसे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान ने केंद्र की शक्तियों को तो गिना दिया है। जैसे मान लो विदेश नीति की जो शक्ति है वो केंद्र की होगी, गिना दी। इस तरीके से और भी जो राष्ट्रीय स्तर के जो है मुद्दे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो बातें हैं, वो सारी जो शक्तियाँ केंद्र को दे दी गई हैं। तो यहाँ वास्तव में संविधान ने जो है केंद्रिक शक्ति तो गिना दी, अब बचा हुआ किसको दे दिया? राज्यों को दे दिया। अब हमें क्या समझना है कि राज्यों का अपने संविधान। अब जो राज्य हैं, बचा हुआ जो है ना, राज्यों के पास जो बचा हुआ है, तो उनके ऊपर उनसे संबंधित प्रत्येक राज्य अपना अपना संविधान बना सकता है, स्वतंत्र है। इसलिए अमेरिका में राज्यों के अपने अपने संविधान हैं। अब मुझे बताइए, क्या भारत में भी संघ व्यवस्था तो है, लेकिन क्या राज्य के अपने अपने संविधान है? नहीं, अपने अपने संविधान नहीं है। हाँ, पहले अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा मामला जरूर था, लेकिन अब तो उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो आज तो आप कह सकते हैं भारत के बारे में तो क्या, एक राष्ट्र एक संविधान, एक राष्ट्र एक संविधान। संघ व्यवस्था है लेकिन संविधान एक ही है, परंतु अमेरिका में राज्य के अपने अलग अलग संविधान है। एग्जाम पूछ लिया जाता है ये। पांचवा है द्वैध शासन। संघ व्यवस्था का पांचवा लक्षण है द्वैध शासन। इसका मतलब ये है कि संघ व्यवस्था में वास्तविक रूप में 2 प्रकार की सरकारें होती है। अब 2 प्रकार की सरकारें कौन से? आपके सामने इस डायग्राम से सारे लक्षण निकल रहे हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। 2 सरकारें होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था कहते ही उसे हैं जिसमें 2 प्रकार की सरकारें होती है, या संविधान के द्वारा जब केंद्र और राज्य या 2 प्रकार की सरकार के मध्य शक्तियों का जो पृथक्करण किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, वही संघात्मक शासन प्रणाली है। तो निश्चितता है इसमें तो कि संघ व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें होंगी, एक केंद्र की सरकार, दूसरी प्रांत की, राज्यों की, इकाइयों की, संघ की जो इकाइयाँ हैं उनकी होंगी। अमेरिका में कितनी इकाइयाँ हैं आज? कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। तो वास्तव में 2 प्रकार की सरकार होगी, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य की सरकारें होगी। तो राज्य की सरकारें 50 सरकारें होगी एक प्रकार से, पर 2 प्रकार की सरकारें कहेंगे इसको, केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। ठीक है। छठा है सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संघ व्यवस्था है उसका छठा लक्षण है सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। सीनेट क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम कांग्रेस है। कांग्रेस 2 सदनीय है, अर्थात अमेरिका में व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा है और द्वितीय सदन सीनेट है। तो जो द्वितीय सदन सीनेट है, इस सीनेट में जो वहाँ 50 राज्य हैं, उन 50 राज्यों से 2-2 प्रतिनिधि लिए जाते हैं। मतलब चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो, क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से छोटा हो बड़ा हो, इसका कोई मतलब नहीं है। सभी राज्यों से 2-2 प्रतिनिधि सीनेट में भेजे जाते हैं। तो 50 राज्य हो गए, प्रत्येक से 2 प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं, तो सीनेट के सदस्य की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। इसलिए इसका ये लक्षण है कि सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। क्या भारत में राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है? नहीं, यहाँ जनसंख्या को आधार बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। ये 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य से 2 बराबर 100, 50 गुना 2 100, सीनेट के 100 सदस्य हो गए। ठीक है। अगला 7वां
संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका। वास्तव में संघ व्यवस्था के अंतर्गत जो 7वां लक्षण अमेरिका में बन रहा है वो बन रहा है संविधान संशोधन राज्यों की भूमिका। वास्तविक रूप में अमेरिका में संविधान में कोई भी संशोधन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वहाँ के जो 50 राज्य हैं उनमें से 3/4 राज्य उसका समर्थन नहीं कर देंगे, तब तक संशोधन हो ही नहीं सकता संविधान में। कैसे? मैंने यहाँ नोट किया है कि संविधान में संशोधन के लिए जरूरी है कि या तो राज्यों का 3/4 बहुमत, 3/4 बहुमत, या फिर जो है कांग्रेस के दोनों सदनों का, दोनों सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट, कांग्रेस के दोनों सदनों का 3/4 बहुमत। अब चाहे कांग्रेस के दोनों सदनों का 3/4 बहुमत भी ले रहे हैं तो 2 सदन में दूसरा सदन सीनेट, प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा है, तो सीनेट में कौन बनते हैं? राज्यों के प्रतिनिधि तो बैठते हैं भाई। सीनेट में कौन बैठता है? राज्यों के प्रतिनिधि तो बैठते हैं। तो 3/4 सीनेट की सहमति का मतलब हो गया 3/4 राज्य समर्थन करेंगे तभी तो संविधान में संशोधन होगा। तो आप नोट कीजिएगा, वास्तविक रूप में अमेरिका के संविधान में संशोधन तभी हो सकता है जबकि वहाँ वास्तविक रूप में जो 3/4 राज्य हैं, 50 राज्यों का 3/4 राज्य हैं वो समर्थन करेंगे तो ही संविधान में संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। चाहे आप ऐसे देखें, या तो राज्यों का 3/4, ये नहीं तो फिर कांग्रेस के दोनों सदनों का अलग अलग 3/4 बहुमत होना चाहिए, अलग अलग, प्रतिनिधि सभा का 3/4 और सीनेट का 3/4। तो मान लीजिएगा सीनेट का 3/4 जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक संविधान में संशोधन हो नहीं सकता। तो मूल बात यह कि राज्यों का 3/4 बहुमत प्राप्त करना अति आवश्यक है। जब तक राज्यों का 3/4 बहुमत नहीं मिलेगा तब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा। इसलिए संविधान संशोधन में जो है राज्यों की विशेष भूमिका होती है। और 8वां है शक्तियों का वितरण। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ व्यवस्था का जो 8वां लक्षण है वो है शक्तियों का वितरण। यस, निश्चित भाई, संघ व्यवस्था में शक्तियों का वितरण तो होगा ही होगा भाई। संघ व्यवस्था कहते हैं किसको है? इसी को तो कहते हैं कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का जो वितरण किया जाता है वह ही संघ व्यवस्था है। संविधान के द्वारा जब सीधा ही केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है उसे ही संघ व्यवस्था कहते हैं। संघ व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारें। तो अमेरिका में भी शक्तियों का वितरण किया गया है संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य। किस आधार पर किया गया ये बात ध्यान रखनी, गणना व अवशेष के सिद्धांत के आधार पर किया गया। मैंने यहाँ लिखा भी है, गणना व अवशेष के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। गणना और अवशेष के सिद्धांत का मतलब है कि संविधान के द्वारा संघ की शक्तियों को, केंद्र की शक्तियों को तो गिना दिया गया है। जैसे मान लीजिएगा, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं मैं कि विदेश नीति संबंधित जो शक्ति है गिना दी गई, केवल केंद्र ही इस शक्ति का प्रयोग करेगा। उसके बाद में मान लीजिएगा शिक्षा व्यवस्था से संबंधित बात है तो इसके बारे में जो है शक्ति राज्यों को दे दी गई है, राज्यों को दे दी गई है, मतलब छोड़ दी गई है। ये भाई संघ की शक्ति तो गिना दी गई है, बाकी बचा कुछ राज्यों को दे दिया गया है। तो गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यहाँ पर सभी शक्तियों की गिनती कराने की आवश्यकता नहीं, इतना ध्यान रखेंगे कि अमेरिका में गणना और अवशेष के सिद्धांत के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसका मतलब क्या है? गणना और अवशेष का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संघ की शक्तियों को गिना दिया गया है, केंद्र की शक्तियों को गिना दिया गया है, बाकी बचा हुआ राज्यों को दे दिया गया है। केंद्र की शक्तियों को गिना दिया गया है, बाकी बचा राज्यों को दे दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संघ की शक्तियां प्रदत्त हैं तथा राज्यों व जनता की शक्तियां मौलिक हैं। मतलब वास्तविक रूप में संघ की शक्तियां तो जो है क्या है? प्रदत्त हैं, अर्थात इसकी जो शक्तियां गिनाई गई हैं, दी जा रही है कि भाई आपकी ये शक्तियां हैं, बाकी सब कुछ बचा हुआ है वो सब शक्तियां किसकी? राज्य की। मतलब राज्य की शक्तियां मौलिक हैं, फिर प्रदत्त नहीं है। प्रदत्त शक्तियां किसकी हैं? संघ की हैं। ये कंपटीशन पूछ लिया जाता है, संघ की शक्तियां प्रदत्त हैं तथा राज्यों में जनता की शक्तियां मौलिक हैं। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, विशेषकर ध्यान रखना, इसकी शक्तियां मौलिक हैं और ये जो है संघ की शक्तियां क्या हैं? प्रदत्त हैं, डेलीगेटेड हैं, प्रदत्त हैं, और ये जो राज्य और जनता की शक्तियां मौलिक हैं। ठीक है भाई। तो ये अमेरिका में संघ व्यवस्था के 8 लक्षण हो गए। सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने इसमें समेट ली हैं। ठीक है। अब एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनता है। 2 पार्ट हो गए, इसके बाद में इसका तीसरा पार्ट लेते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें आनंद आना चाहिए,
आप सफल होंगे, हम खुश होंगे, आप हंसेंगे, हम प्रसन्नचित्त होंगे, आप सफल होंगे, हम कहीं ज़्यादा सफल होंगे। तीसरा पार्ट है अमेरिका की संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण की वृद्धि। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तव में जो केंद्रीय सरकार है या केंद्र में शक्तियों का केंद्रीकरण होता जा रहा है, केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। वहाँ संघ व्यवस्था है, ये बात सत्य है कि केंद्र और राज्यों में शक्तियाँ बांट दी गई हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति यदि हम देखते हैं तो वहाँ जो है केंद्रीय सरकार राज्यों की बनिस्पत ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। और ये बात केवल अमेरिका में नहीं, भारत में भी ऐसा ही है। और भी जो संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं उनमें वास्तव में केंद्रीय सरकारें ही शक्तिशाली होती जा रही हैं। ठीक है, और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर भी दिया है कि केंद्र सरकार के शक्तिशाली होने के क्या कारण हैं। वो एक देश के बारे में नहीं, पूरी दुनिया के बारे में है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अमेरिका की संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण की वृद्धि, इसका मतलब क्या है कि अमेरिका में केंद्रीय सरकार शक्तिशाली क्यों होती जा रही है, राष्ट्रीय सरकार शक्तिशाली क्यों होती जा रही है, संघीय सरकार शक्तिशाली क्यों होती जा रही है, या अमेरिका में केंद्रीय सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण क्यों होता जा रहा है, इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला कारण है सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रीय सरकार के शक्तिशाली होने का पहला कारण है कि वहाँ सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है कि वास्तव में जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका एक ग्रामीण समाज था, तो वहाँ पर वास्तविक रूप में ऐसी कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं थी। जो समाज था वह सरल समाज था। लेकिन धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया, और औद्योगिकीकरण होते ही वहाँ वास्तविक रूप में जो समाज है वह समाज जटिल हो गया, जटिल समस्याएं होगी। अब उन समस्याओं का वास्तविक रूप में जो समाधान है, जो सामना है, वो राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं, केंद्रीय सरकार ही कर सकती है। इसलिए केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होती जा रही है। मतलब मूल कारण है कि जब संविधान बना था उस समय ग्रामीण समाज था, और आज जो समाज है वह औद्योगिक समाज हो गया है। दूसरा है गृह युद्ध। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य जो आवासियों की स्वतंत्रता से संबंधित युद्ध था, जिसे गृह युद्ध कहते हैं, देश के अंतर्गत हो रहा है, तो उस गृह युद्ध को राज्य सरकारें कैसे संभाल सकती हैं, कैसे दबा सकती हैं? ऐसी स्थिति का सामना केवल केंद्रीय सरकार कर सकती है। तो वास्तविक रूप में जब गृह युद्ध जैसी स्थितियां हुई, 1861 की बात है, तो उस समय वास्तविक रूप में इस गृह युद्ध को दबाने के लिए, इसका सामना करने के लिए केंद्रीय सरकार को उतरना पड़ा, और इस कारण केंद्र सरकार शक्तिशाली होती चली गई। मतलब आगे भी कभी गृह युद्ध जैसी स्थितियां आएंगी, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, या जहाँ कहीं भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, सब जगह गृह युद्ध जैसी स्थिति जब आती है तो केंद्र सरकार उसका सामना कर पाती है। तीसरा है निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण। अब ये एग्जाम पूछ लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण। भाई निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण भी केंद्र सरकार शक्तिशाली होती जा रही है। निहित शक्तियों के सिद्धांत का मतलब क्या है कि वास्तव में संविधान ने तो केंद्र की शक्ति क्या कर दी, गिना दी। अब कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनमें कुछ शक्तियां पहले से ही निहित हैं। ऐसे जैसे विदेश नीति, विदेशी व्यापार से संबंधित शक्ति केंद्रीय सरकार को दी है संविधान ने। अब ये शक्ति किसको दे दी है, केंद्र को दे दी। मगर अब ये विदेश नीति और व्यापार की शक्ति यदि केंद्र को दे दी तो फिर निश्चित रूप से बैंक, संचार, व्यापार से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो सब फिर केंद्र के हाथों में आती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये पहले से उसमें निहित हैं, पहले से ही उसमें निहित हैं। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जब जब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों से संबंधित कोई विवाद हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय ने यही फैसला दिया कि यह शक्तियां पहले ही केंद्रीय सरकार की शक्तियों में निहित हैं, इसलिए इन विषयों पर केंद्रीय सरकार ही कानून बनाएगी। तो निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण भी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो गई है। ठीक है भाई। अच्छा, चौथा है न्यायिक निर्णय। संयुक्त राज्य अमेरिका में समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य के मध्य जो मतभेद हुए, झगड़े हुए हैं, उनके अंतर्गत वास्तविक रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र का ही साथ दिया है।
जैसे न्यायाधीश मार्शल ने एक बार तर्क दिया था, क्या तर्क दिया था कि अगर राज्यों की सरकारें जनता के द्वारा निर्वाचित है तो केंद्र सरकार भी जनता के द्वारा निर्वाचित है, और जब केंद्र सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित है तो केंद्रीय सरकार को भी अधिकार है कि वह देश हित में निर्णय ले सकती है, देश हित में निर्णय ले सकती है। तो समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो फैसले सुनाए हैं उसमें भी उन्होंने केंद्र का, संघ का समर्थन किया है, सहयोग किया है, केंद्र के पक्ष में निर्णय लिया है। तो इन निर्णयों के कारण भी संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार शक्तिशाली होती जा रही है। ठीक है। पांचवा है राज्यों के अनुदान। संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में समय समय पर राज्यों को आर्थिक सहायताएं दी जाती हैं, हमारे भारत में भी दी जाती हैं, केंद्रीय सरकार राज्यों को सहायता देती है। तो जो ये सहायता राज्यों को दी जाती है अमेरिका में केंद्र के द्वारा राज्यों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है कुछ शर्तों के साथ दी जाती है कि हम जिन उद्देश्यों के लिए ये धन दे रहे हैं उसी के ऊपर खर्च होना चाहिए, और राज्य सरकारें उस बात को मानती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रभावशाली कौन होगा, केंद्र, राज्य, केंद्र होगा। तो मतलब समय समय पर राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है, तो इसके कारण भी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली बनती जा रही है। छठा है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। वास्तविक रूप में केंद्रीय सरकार के शक्तिशाली होने का यह भी एक मूल कारण है कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप परिवर्तित होता जा रहा है। आज हम आतंक के युग में जी रहे हैं, युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहती हैं, बाहरी आक्रमण का खतरा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या बाहरी आक्रमण का मुकाबला राज्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इस कारण भी केंद्रीय सरकारें शक्तिशाली होती जा रही हैं। केवल अमेरिका नहीं, भारत में भी देख सकते हैं आप, जहां कहीं भी संघ व्यवस्था है केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदलता जा रहा है। आज हम मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, तो बारूद के ढेर पर बैठी हुई है तो कब क्या हो जाए, मानवीय गलती से बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। लेकिन हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, तो युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है तो इसमें केंद्रीय सरकारें मुकाबला कर सकती है, राज्य सरकारों की बस की बात कहाँ है कि बाहरी आक्रमण से सुरक्षा कर पाएंगे। तो इस कारण भी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होती जा रही है। ठीक है भाई। अच्छा, सातवां है वैज्ञानिक खोजें। वास्तविक रूप में केंद्रीय सरकार के शक्तिशाली होने का यह भी एक मूल कारण है कि अमेरिका में नए नए आविष्कार किए जाते हैं, उनके ऊपर करोड़ों डॉलर खर्च किया जा रहा है। राज्यों के पास इतना धन नहीं है, वो कहाँ आविष्कार करेंगे। तो जब नई नई खोजें की जा रही हैं, नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, तो इससे देश का हित हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, देश की प्रगति हो रही है। तो डेफिनेटली जनता किसको सम्मान की दृष्टि से देखेगी? केंद्रीय सरकार को ही तो देखेगी। राज्य सरकार के पास इतना धन ही नहीं है, तो नए नए आविष्कार केंद्रीय सरकार ही करेगी, और ये खर्चा केवल केंद्रीय सरकार ही उठा सकती है। तो इस कारण भी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होती जा रही है। यस, बहुत महत्वपूर्ण बात है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। मैं इतने अच्छे रूप में समझाऊंगा आपको कि आपको लगेगा कि हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं। आठवां कारण है संवैधानिक संशोधन। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अब तक ये संविधान लागू कब हुआ? 4 मार्च 1789 ईस्वी को। और अब तक कितने संशोधन हुए इसमें? केवल 27 संशोधन हुए। तो वास्तव में समय समय पर संविधान में संशोधनों के द्वारा भी केंद्रीय सरकार को कुछ शक्तियां सुपुर्द की गई हैं जानबूझ करके। जैसे मैं उदाहरण दूं कि 16वां संविधान संशोधन है जिसमें आयकर की शक्ति केंद्र को दे दी गई है, आयकर की शक्ति केंद्र को दे दी गई है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि संविधान में जब संशोधन किए जाते हैं तो कुछ संशोधन और भी बहुत उदाहरण है, कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनके कारण जो है केंद्रीय सरकार को शक्तियां सुपुर्द कर दी गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में संविधान संशोधन के द्वारा भी, संविधान में संशोधन के द्वारा भी केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाया जा रहा है। और वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है कि केंद्रीय सरकारें शक्तिशाली होनी भी चाहिए, क्योंकि बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करनी है, गिरहित जैसी स्थिति है, देश में शांति व्यवस्था की बात आती है, तो केंद्रीय सरकार ही मुकाबला कर सकती हैं, राज्यों की सरकारें इसका सामना नहीं कर सकती हैं। तो इस स्थिति में केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होगी। और 9वां है केंद्र के प्रति जनता का सम्मान। अब ध्यान दीजिएगा,
देखो भाई, डेफिनेटली जनता जिसे सर आंखों पर बिठा लेती है क्या उसका कोई अपमान कर सकता है? नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जनता की निगाहों में भी केंद्रीय सरकार सम्मानित है। क्यों? क्योंकि जब जब संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई आर्थिक संकट आ रहा है, कोई बाहरी संकट आया है, बाहरी आक्रमण का संकट आया है, गृह युद्ध जैसी स्थितियां आई हैं, तो केंद्रीय सरकार ने डट कर मुकाबला किया है। इसलिए जनता राज्यों के बनिस्पत केंद्रीय सरकार को सम्मान की दृष्टि से देखती है। इस कारण ही केंद्रीय सरकारें शक्तिशाली होती जा रही। क्यों? क्योंकि जनता को जब ये लगता है कि केंद्रीय सरकार ठीक से हमारा जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका मुकाबला कर सकती है, हमारे ऊपर जो बाहरी आक्रमण हो रहा है उसका भी जो है मुकाबला कर सकती है, तो फिर वो ये नहीं देखते हैं कि शक्ति का प्रयोग जो है केंद्र कर रहा है कि राज्य कर रहा है। बेझिझक होकर के केंद्र सरकार शक्ति का प्रयोग कर सकती है, मगर जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तो होनी चाहिए। यस, जनता तो उसी का सम्मान करेगी जो जनता के जीवन, जनता की संपत्ति की सुरक्षा करेगी। तो केंद्रीय सरकार ये कार्य करने में मजबूत है। इस कारण अमेरिका में केंद्रीय सरकारें शक्तिशाली होती जा रही, केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होती जा रही है राज्यों की बनिस्पत। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? केंद्र के प्रति जनता का सम्मान। जैसे 1930 में जो आर्थिक संकट आया था, उस आर्थिक संकट के समय वास्तविक रूप में देश को उबारने का कार्य केंद्रीय सरकार ने ही किया था। ठीक है, तो ये इसके 9 कारण हो गए केंद्रीय सरकार के शक्तिशाली होने के। 9 कारण मैंने आपको बता दिए, नोट कीजिएगा। आप नोट्स तैयार कीजिएगा अपने। मैंने जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं सब नोट कर दिए और एक एक बिंदु को मैं तरीके से समझाता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या निकालेंगे? वास्तव में अगर ये देखा जाए तो अब लास्ट में मैंने देखा ना, केंद्रीकरण की वृद्धि के कारण अर्थात केंद्र सरकार शक्तिशाली होती जा रही है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि भी केंद्रीय सरकार वहाँ शक्तिशाली होगी तो संघ व्यवस्था तो समाप्त हो गई है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका में संघ व्यवस्था निष्प्राण नहीं हुआ है अभी। संघ व्यवस्था का भविष्य उज्जवल है, अमेरिका में भी उज्जवल है, पूरी दुनिया में भी संघ व्यवस्था का भविष्य उज्जवल है। क्यों? क्योंकि आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि आज का जो युग है, क्या कह रहा हूँ, आज का जो युग है वह युग सहकारितापूर्ण संघवाद का युग है। सहकारितापूर्ण संघवाद का युग है। इसमें यह नहीं देखा जाता है कि शक्तिशाली कौन है, केंद्र है या राज्य है। इसमें यह देखा जाता है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें एक दूसरे का सहयोग करते हुए राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करें। कौन शक्तिशाली है ये बात मायने नहीं रखती है। बात ये मायने रखती है कि राज्य व्यवस्था का सुचारू रूप में संचालन होना चाहिए, तो वास्तव में केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग होना चाहिए। केंद्र और राज्य आपस में मधुर संबंध रखें, इस रूप में सहयोग करें कि राज्य व्यवस्था का संचालन ठीक से हो सके। तो अमेरिका में ऐसा हो रहा है, इसलिए संघ व्यवस्था निष्प्राण नहीं है। क्यों? क्योंकि आज का युग, नोट कीजिएगा, आज का युग सहकारितापूर्ण संघवाद का युग है। अंत में निष्कर्ष रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है जिसके बारे में हम ग्रिफिथ के शब्दों में कह सकते हैं कि हम सच्ची संघीय पद्धति में नहीं रह रहे हैं। नोट कीजिएगा, निष्कर्ष में ग्रिफिथ कह रहे हैं कि हम सच्ची संघीय पद्धति में नहीं रह रहे हैं। क्या? हम, निष्कर्ष में ग्रिफिथ ने कहा है हम सच्ची संघीय पद्धति में नहीं रह रहे हैं। नोट कीजिएगा, ग्रिफिथ कह रहे हैं हम सच्ची संघीय पद्धति में नहीं रह रहे हैं। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। किसने कही ये बात? ग्रिफिथ ने। क्या कहा है ग्रिफिथ ने? हम सच्ची संघीय पद्धति में नहीं रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वास्तव में संघ व्यवस्था में केंद्र और राज्यों में जो शक्तियाँ विभाजित की गई हैं उसके अनुरूप ही जो है शक्तियों का प्रयोग किया जाए। लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका में वास्तव में केंद्रीय सरकार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है, तो इसलिए सच्ची संघीय व्यवस्था नहीं कह सकते इसको। परंतु फिर भी संघ व्यवस्था का भविष्य उज्जवल है, संघ व्यवस्था निष्प्राण नहीं हुआ है। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम है, संघ व्यवस्था है, उसके सभी पार्टों को ठीक से समझ गए होंगे। और एग्जाम में किसी भी रूप में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।